गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो भी चीज हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। हवा, पानी, ये सब चीजें नेचुरल रिसोर्सेज में ही आती हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, टोटल नेचुरल एनवायरनमेंट जो ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज में ही आता है। जैसे अर्थ पे अगर हम देखें तो क्या क्या चीज आती है इसमें? लाइट आती है, सनलाइट कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, और सारे जो मिनरल रिसोर्सेज लैंड में हैं वो, अलोंग विद ऑल वेजिटेशन, क्रॉप्स, एनिमल लाइफ। अब नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स अगर हम देखें तो दो तरह के होते हैं मेनली, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल होते हैं जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं, और वो कभी खत्म नहीं होंगे। उनको हम यूज करते रहें तो भी नहीं, जैसे कि एयर हो गई, सैंड, सनलाइट एक्सेट्रा। लेकिन इन पे भी ओवर पॉपुलेशन अगर है तो उसका तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं और विद टाइम वो खत्म हो जाएंगे अगर हम उनका ज्यादा यूज करेंगे तो। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में आते हैं। अब हम पोल्यूशन ऑफ वाटर पढ़ते हैं। पोल्यूशन ऑफ वाटर होता किस वजह से है? अगर अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी के अंदर मिल जाए तो पोल्यूशन ऑफ वाटर हो जाएगा। कंटेमिनेशन रिवर वाटर का मेनली दो फैक्टर्स की वजह से होता है, और वो फैक्टर्स क्या हैं? ये जो दो फैक्टर्स अभी हम स्टडी करेंगे, ये फैक्टर्स हैं, इनसे हमें पोल्यूशन के लेवल का पता चलता है। प्रेजेंस ऑफ कोलीफॉर्म बैक्टीरिया इन रिवर वाटर। जो ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं, इनकी प्रेजेंस हमें ये बताती है कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर प्रेजेंट हैं, यानी पानी पोल्यूटेड है। और पीएच अगर हम रिवर वाटर की देखें, न्यूट्रल पीएच 7 होती है। अगर 7 से कम है, कम का मतलब एसिडिक पीएच है, तो पानी जो है वो पोल्यूटेड है। और ये कैसे मेजर की जाती है? हम सिंपल पीएच पेपर की हेल्प से वाटर की पीएच को देख सकते हैं। अब गंगा एक्शन प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। ये मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट था, 1985 में स्टार्ट किया गया टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ गंगा रिवर। तो ये क्या था गंगा एक्शन प्लान? इस प्लान को ये इसलिए स्टार्ट किया गया कि जो वाटर पोल्यूशन है गंगा का, उसको एटलीस्ट 75% कम किया जाए। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। वाटर क्वालिटी टाइम टू टाइम टेस्ट की गई बाय चेकिंग कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया को कैसे चेक किया गया? MPN नंबर पर 100 ml ऑफ वाटर। MPN होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। अब हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं? 3 R's की हेल्प से हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। वो 3 R's क्या हैं? सबसे पहला है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है मिनिमम यूज करना अवेलेबल रिसोर्सेज का। जैसे कि जब हमें पानी की जरूरत है तभी हम टैप चलाएं, हम ब्रश कर रहे हैं पानी चलता छोड़ देते हैं। जब हमें लाइट फैन की जहां जरूरत है वहीं पे ऑन करें, दूसरी जगह पे हम स्विच ऑफ कर दें। कोल पेट्रोलियम का भी इसी तरह हम बचा उनको बचा सकते हैं कि हम कार पूल करके चलें, ना कि एक आदमी एक गाड़ी में चले। अब सेकंड आर है रीयूज। रीयूज का मतलब दोबारा से चीजों को यूज करना। जैसे हम कोई सामान लाते हैं बाजार से, वो प्लास्टिक के बर्तन में हो सकता है
या उसका कांच का जार हो सकता है। तो वो जो प्लास्टिक का जार है या कांच का जार है, उसको हम दोबारा यूज करें अपनी किचन की चीजों को रखने के लिए। नमक रख सकते हैं, मसाले रख सकते हैं, दालें रख सकते हैं, उसमें कुछ भी रख सकते हैं हम। तो ये हो गया रीयूज, यानी दोबारा से यूज करना। फिर तीसरा है रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब हो गया कि चीजों को दोबारा मोल्ड करके बनाना। जैसे कि पेपर है, प्लास्टिक है, मेटल है और ग्लास है, हम इनको अलग अलग कर लें और अलग अलग करके उनको दोबारा से उनसे कुछ और चीज बनाई जाए। पेपर से ऑब्वियसली पेपर का ही कुछ बनेगा, लेकिन उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ये रिसाइकिल है। अब रिसाइकिल में हमें एनर्जी यूज करनी पड़ती है, लेकिन रीयूज में हमें किसी तरह की कोई एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए जो ये रीयूज मेथड है, ये अच्छा मेथड माना जाता है टू सेव द एनवायरनमेंट। अब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट कैसे करें? नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट हमें इस तरह से करनी है कि उनकी वेस्टेज कम से कम हो और उनको हम मोस्ट इफेक्टिव वे में यूज करें। ये कहलाती है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इन नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट की जरूरत क्या है? तो उसके ये कारण हैं। अब देखो, जो भी रिसोर्सेज हैं अर्थ पे वो लिमिटेड हैं। ऐसे तो है नहीं कि भाई बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। और ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए डिमांड जो है वो भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो हमें ऐसे प्रॉपर मैनेजमेंट करनी होगी और जुडिशियस यूज करना होगा रिसोर्सेज का, सो दैट वी कैन फुलफिल नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। हमारी जो बेसिक नीड्स हैं हमारी भी पूरी हो और हमारी आगे आने वाले जनरेशन की भी नीड्स का हम ध्यान रखें, उनका भी, उनके लिए भी ये रिसोर्सेज अवेलेबल हो। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट जो है नेचुरल रिसोर्सेज की, प्रॉपर मैनेजमेंट से क्या होगा? देखो, ये है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेचुरल रिसोर्सेज का होना चाहिए, ताकि हर किसी को फायदा मिले। ये नहीं कि हम बस अपने अपने बारे में सोचें। और एक और बात कि हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचने हैं, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन की बस भाई हमारा हमारा तो फायदा हो जाए और किसी को मिले ना मिले, ऐसा नहीं सोचना है। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट जो है इसमें और क्या फायदा है कि अगर एनवायरनमेंट में किसी तरह की डैमेज हो गई, जब हमने किसी चीज का एक्सट्रैक्शन किया या नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया, तो हमें वो तरीके भी निकालने होंगे कि एनवायरमेंटल डैमेज को मिनिमाइज करें। यानी हम पेड़ काटते हैं, कहीं पर भी कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई घर बनाना है, वहां पे आसपास पेड़ होते हैं, ज्यादातर ऐसे ही किया जाता है, काट देते हैं। तो हमें उन पेड़ों को दोबारा लगाना भी है, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सही रहे। अब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या होता है? फॉरेस्ट जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है। बहुत तरह के बैक्टीरिया से लेके फंगस और फर्न्स, फिर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, सब तरह की स्पीशीज बहुत ज्यादा अवेलेबल होती हैं फॉरेस्ट में, और साथ में वाइल्ड लाइफ भी होती है। अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ तो क्या होगा? इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, या हम कहेंगे कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। जैसे मान लो एक फूड चेन है, यानी ग्रास को डियर खाता है, डियर को लायन। अगर डियर की पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्या होगा? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। डियर की पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा? वो ज्यादा ग्रास खा जाएगा, है ना? तो इस तरह से जो पास्चरेज हैं वहां पर भी प्रॉब्लम आ जाएगी।
अब स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स होते हैं वो लोग जिनका किसी तरह का इंटरेस्ट या कंसर्न हो किसी चीज के लिए। अब यहाँ पे हम फॉरेस्ट के लिए स्टेक होल्डर्स देख रहे हैं। सबसे पहले स्टेक होल्डर इसमें लोकल पर्सन है जो फॉरेस्ट के आसपास के एरिया में रहते हैं और वो अपनी डेली नीड्स के लिए फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट हैं। ये लोग फॉरेस्ट की डैमेज नहीं करते हैं, ये छोटी मोटी चीजें लेते रहते हैं अपनी डेली नीड्स की, लेकिन एनवायरनमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। दूसरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट की तो फॉरेस्ट से अर्निंग होती है और गवर्नमेंट की ही वो लैंड होती है और वही कंट्रोल करते हैं सारे रिसोर्सेज को जो भी फॉरेस्ट में अवेलेबल होते हैं। फिर ये इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाते हैं, ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं ये कई बार क्या होता है कि बहुत ही एक्सेसिव यूज कर लेते हैं जिससे फॉरेस्ट को नुकसान भी पहुंचता है। ऑफ कोर्स इनकम तो होती है गवर्नमेंट की, लेकिन हमें ये देखना है कि इनकम तो करनी है पर हमें अपने एनवायरनमेंट को भी मैनेज करना है। फॉरेस्ट के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको भी कंजर्व करना है। और फोर्थ नंबर पे होते हैं वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट, ये सोशल एक्टिविस्ट होते हैं। ये कंजर्व करना चाहते हैं नेचर को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में, ये नहीं चाहते कि किसी तरह का भी नुकसान पहुंचे प्लांट्स को या वाइल्ड लाइफ को। राजस्थान की बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो इसके लिए बहुत ही फेमस है। अब लोकल पीपल जो ट्रेडिशनली काम करते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो सबसे पहला अभी पीछे भी मैंने आपको बताया कि बिश्नोई कम्युनिटी, तो इस बिश्नोई कम्युनिटी में ये अमृता देवी जो है ये इन्होंने 1931 में अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी और इनके साथ 363 पीपल और थे। ये खेजरी ट्रीज को बचाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। विलेज खेजराली जो कि जोधपुर के पास है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रखा है। ये अमृता देवी की मेमोरी में ही स्टार्ट किया गया है। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे हम स्टडी करते हैं ट्रेडिशनल यूज ऑफ फॉरेस्ट के लिए, दैट इट हैज नो बेसिस। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, उसके अंदर बहुत सारे रिजर्व्ड एरियाज होते हैं और उसमें से एक एरिया है एल्पाइन मीडोज। एल्पाइन मीडोज दे वर ग्रेज्ड बाय शीप्स इन समर। और जो नोमैडिक शेफर्ड्स होते हैं वो अपने शिप के फ्लोक को वैली से हमेशा समर में लेके आते थे फॉर ग्रेजिंग, है ना। जब ये नेशनल पार्क बना तो ये प्रैक्टिस जो है खत्म कर दी गई। अब हमने क्या देखा वहां पे कि विदाउट रेगुलर ग्रेजिंग बाय शिप क्या हो गया, सबसे पहले तो ये ग्रास जो था वो बहुत लंबा हो गया वहां पे और उसके बाद वो गिरने लग गया। अब गिरने लग गया तो उससे क्या हुआ, फ्रेश ग्रोथ नहीं हुई। तो ये ट्रेडिशन एक्चुअली ठीक थी कि भाई शिप जो है उस ग्रास को खाती थी और उसके बाद फ्रेश जो ग्रोथ थी वो होती रहती थी। अब इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहला तो इसमें सॉइल इरोजन देखो होती है। जब हम पेड़ों को काटेंगे तो क्या होगा, पेड़ों के काटने से जो सॉइल कवर है वो एक्सपोज हो जाएगा, है ना। और जब तेज हवा चलेगी या पानी तेजी से बहेगा तो वो सॉइल भी उसके साथ चली जाएगी और वो लैंड जो है इनफर्टाइल हो जाएगी और वहां पे प्लांट्स की ग्रोथ भी कम होगी। फिर डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी। जब हमने पेड़ों को काट दिया और हमने एरिया को ऐसे ही छोड़ दिया तो गर्मियों में क्या होगा, सॉइल जो है वो लूज हो जाएगी और जैसे ही हवा तेज चलेगी
तो जो ऊपर की फर्टाइल सॉइल थी वो उड़ के कहीं की कहीं चली जाएगी और पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ सैंड। इस तरह से एक फर्टाइल लैंड जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब फॉरेस्ट के अंदर बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं और जब हमने पेड़ों को ही काट दिया तो हमने उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से जो प्लांट्स, जो एनिमल्स वहां पे थे वो क्या होंगे, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। फिर क्लाइमेटिक चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। जब फॉरेस्ट कवर नहीं होगा तो गर्मियों में क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगी, और सर्दियों में क्या होगा, सर्दी ज्यादा होगी। और रेनफॉल फ्रीक्वेंसी यानी बारिश जो है वो भी कम आएगी। अब हमें फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व करना चाहिए और कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम फॉरेस्ट को? एक तरीका इसमें है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो पेड़ हैं उनको हमें काटना नहीं चाहिए। अनप्रोटेक्टेड जो बैरन लैंड है उसको ऐसे के ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, वहां पे हमें पेड़ों को उगाना चाहिए। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जहां से हमने पेड़ों को काटा था अपने फायदे के लिए, किसी भी चीज के लिए, वहां पे दोबारा से पेड़ों को उगाना, ये रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और फिर है कमर्शियल फॉरेस्ट्री को सेपरेट करना। जो यूजफुल प्लांट हैं इंडस्ट्री के लिए उनको हमें अलग से वेस्ट लैंड पे, प्रेफरेबली वेस्ट लैंड पे ग्रो करना चाहिए। और इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन प्लांटेशन। यानी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो जल्दी से उग भी जाते हैं, ज्यादा केयर की भी जरूरत नहीं, तो उनको हमें ऐसी लैंड पे ग्रो करना चाहिए जो वेस्ट लैंड है, ताकि इसको हम कमर्शियल फॉरेस्ट्री कहते हैं। और इससे हमारा जो फॉरेस्ट है उसकी कंजर्वेशन होगी। हम फॉरेस्ट लैंड का कमर्शियल यूज कर रहे हैं इस तरह से। फिर ग्रेजिंग पे भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए, है ना। ग्रेजिंग रेगुलेट करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ पास्चुरेज। ये नहीं कि बहुत सारे एनिमल्स एक ही बार में ग्रेजिंग के लिए आ जाएं, उससे हमारा फॉरेस्ट कवर जो है, जो लैंड कवर है हर्ब्स का, वो कम हो जाएगा। अब एक मेजर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसको सिल्वीकल्चर कहते हैं। ये फॉरेस्ट की रेप्लेनिशमेंट के लिए मोर एंड मोर ट्रीज एंड प्लांट्स। और सिल्वीकल्चर में हम सिल्क वॉर्म, इन प्लांट्स पे सिल्क वॉर्म की रियरिंग करते हैं, जिससे सिल्क भी ले सकते हैं और उससे लोगों का भी फायदा होगा और फॉरेस्ट की भी रेप्लेनिशमेंट होगी। थैंक यू सो मच।